तो आज हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न के बारे में बात करेंगे। यह 75 अंक का होता है, इसमें 150 प्रश्न आते हैं और 3 घंटे का समय मिलता है। नकारात्मक अंक का इसमें नियम लागू होता है, जिसमें 1/3 गलत प्रश्न होते पर करते हैं। तो ये 5 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई में से 30 सवाल आते हैं। ज़्यादा कम ऐसा नहीं होता कि किसी में 40 आ जाए, किसी में 20 आ जाए, नहीं। प्रत्येक इकाई में से हमेशा 30 सवाल आते हैं। तो हम देखेंगे कि इसकी प्रथम इकाई कौन-सी है। इसकी प्रथम इकाई है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में बताया गया है और विकास के बारे में बताया गया है। इसके साथ-साथ व्याकरण का जो पोर्शन है, वो भी इसी इकाई में दिया गया है। तो इसमें संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवध, अवध से हमारी पुरानी हिंदी, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो ये हिंदी भाषा का ऐतिहासिक विकास क्रम और उसका क्रमिक परिवर्तन है। उसके बाद बोलियों का भौगोलिक वर्गीकरण। हिंदी की जो प्रमुख बोलियाँ हैं, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, इनमें क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ-साथ राजस्थानी भाषा के प्राचीन स्वरूप डिंगल और डिंगल शैली के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ-साथ राजस्थानी भाषा के वर्गीकरण पर भी सवाल आते हैं। इसमें मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढानी, हाड़ौती, मेवाड़ी और वागड़ी, ये इसकी उपभाषाएँ हैं। इसके बास इसके बाद भाषा में राजभाषा और उसकी संवैधानिक स्थिति के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें राजभाषा के स्वरूप, हिंदी की मान्यता तथा मानक हिंदी का स्वरूप, इसके बारे में सवाल आते हैं। इसके साथ-साथ देवनागरी लिपि की जो वैज्ञानिक विशेषताएँ हैं और देवनागरी लिपि के ऊपर भी सवाल आते हैं कि ये किस लिपि से निकली है और इसमें कौन-कौन सी वैज्ञानिक विशेषताएँ हैं, और इसके साथ-साथ जो मानकीकरण की प्रक्रिया है, उसके बारे में भी सवाल आते हैं। उसके बाद आता है व्याकरणिक संरचना, शब्द और वाक्य। तो ये व्याकरण का हिस्सा है, ये भी इसी पोर्शन का हिस्सा है, पहली इकाई का हिस्सा है। तो इसमें व्याकरणिक संरचना में उपसर्ग आता है और प्रत्यय आता है। ये शब्द निर्माण की 2 मेन टॉपिक होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। उसके बाद विकारी और अविकारी शब्दों में, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। इसके साथ-साथ अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। इसमें से प्रत्येक में से एक सवाल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, संज्ञा को पढ़िए अलग से, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनकी विशेषताओं के बारे में, वाक्य संरचना के बारे में, उसके साथ क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक। ये हो गया पहला पोर्शन। पहले पोर्शन में से 30 सवाल आते हैं। तो मैंने जो इसमें टॉपिक बताए हैं, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसी टॉपिक में पढ़ने से आपके आगे हिंदी में अच्छे मार्क्स आएँगे। और इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसा ही और कंटेंट आपके सामने लाता रहूँ, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। अब दूसरा पोर्शन है भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र का पूरा 30 मार्क्स का एक पूरा पोर्शन होता है। उसमें काव्य की परिभाषा, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, जिसको काव्य की परिभाषा ही कहते हैं, और काव्य प्रयोजन, इन तीनों के बारे में सवाल पूछते हैं। इनकी जो मम्मट 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 के बाद और अन्य कवि होते हैं और अन्य भाषा, जो भाषा के वैज्ञानिक हैं और काव्य शास्त्र के जो आचार्य हैं, आचार्य भामा, आचार्य भामा के बाद आते हैं आचार्य वामन, इसके बाद ये मम्मट, इन सब के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रमुख भारतीय काव्य सिद्धांत, इन काव्य सिद्धांतों में सवाल आते हैं। जो 6 काव्य सिद्धांत हैं, उनमें से 4 काव्य सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत और अलंकार सिद्धांत। इन सिद्धांतों के प्रवर्तकों के बारे में भी पूछा जाता है और इन सिद्धांतों के अंदर क्या-क्या जो मुख्य चीज़ें हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके अलावा रस सिद्धांत में जो साधारणीकरण है, उसमें अलग से एक सवाल आता है और रस निष्पत्ति से भी एक अलग से सवाल आता है। इसके बाद अलंकार और छंद, ये विशेष महत्वपूर्ण अलग इनके नाम दिए गए हैं। प्रत्येक अलंकार और प्रत्येक छंद जिसका नाम इसमें दिया हुआ है, उसकी आपको सारी विशेषताएँ, उसके उदाहरणों के साथ आपको याद होना चाहिए। उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, वर्ण सगाई और अपनोति, ये जो इतने अलंकार हैं, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद छंदों की बात करते हैं तो दोहा, चौपाई, सोरठा, सान्निक, छप्पे, कुंडलिया, गीतिका, हरिगीतिका, मध्यकांता, द्रुत, विलंबित और कवित, इन 2 छंदों के बारे में भी आप पढ़ लीजिए और छंदों की विशेषताएँ और जो
इसमें सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में आप आगे इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें भी सवाल आते हैं 30। इसमें जो प्रमुख कवि हैं, उन कवियों के नाम यहाँ आप देख सकते हैं। और प्लेटो, लोंजाइनस, क्रोचे, कोलरिज, टी.एस. एलियट, इनमें से प्रत्येक में से सवाल आते हैं 4-4, 5-5 सवाल, ताकि 30 सवालों का बैलेंस इसमें बैठ जाए। उसके बाद होता है, इसमें 3 आधुनिक चिंतन है, मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिकवाद और विखंडनवाद, इनमें से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आप तर्क संघर्ष एवं यथार्थ के बारे में मार्क्सवाद साहित्य चिंतन में देखेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद, जो आधुनिकतावाद के बाद की जो बात कही गई है, वो उत्तर आधुनिकतावाद में आती है। और विखंडनवाद है, तो ये भी एक अच्छा साहित्यिक चिंतन है, इसको भी आप पढ़िए और एग्जाम के रिलेटेड बहुत इंपोर्टेंट, इनमें से 2-3 सवाल आते हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं इनमें से। उसके बाद ये 2-3 इकाइयों के बाद आता है टैक्स, जो टैक्स की 2 इकाइयाँ होती है, एक आदिकाल और मध्यकाल, और दूसरी तीसरी इकाई होती है, मतलब जो 5वीं इकाई है उसमें आता है आधुनिक काल। तो चौथी इकाई में मध्यकाल पूछा जाता है और आदिकाल पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि आदिकाल और भक्तिकाल में जो निर्धारित पाठ है, उनमें से कौन-कौन से हैं। तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित है, इसमें केवल पद्मावती समय है, उसके बाद सवाल आते हैं। और ये नागराणी बचानी सभा द्वारा जो प्रकाशित है, उसी में से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। टेक्स्ट में तो मेरे हिसाब से ऑथेंटिक बुक से ही पढ़िए, ताकि वो सवाल ऑथेंटिक बुक से ही पूछे जाते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया है, तो उसमें यही पूछा गया है। और दूसरा है कबीर ग्रंथावली, जो श्याम सुंदर द्वारा संपादित है कबीर की। वो उसके बाद है मीरा पदावली, शंभुनाथ मनोहर की। उसके बाद भ्रमर गीत शाह रामचंद्र शुक्ल का, जो संपादित है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सूरदास की लिखित है। और जायसी ग्रंथावली, ये आचार्य, ये भी शायद रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। नहीं, नागरण बचाने सभा द्वारा लिखित जो है, वो लिखित है। जायसी ग्रंथावली में नागमती व्यू खंड है, उसी से सवाल आते हैं आरंभिक। और जो कबीर ग्रंथावली है, कबीर ग्रंथावली में भी आरंभिक 20 सवाल और गुरु को अंग और विरह को अंग पूछा जाता है। और इसके बाद कवितावली, कवितावली में पद संख्या 65 से लगाकर 110 तक पूछी जाती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर इसका प्रकाशक है। और इसमें नाम, विश्वास, कली वर्णन और राम नाम, महिमा, ये 3 जो मुख्य बिंदु है, वो उनमें से ही सवाल आते हैं। उसके बाद आता है बिहारी का जगन्नाथ द्वारा संपादित बिहारी रत्नाकर, इनके आरंभिक 25 दोहों में से सवाल पूछे जाते हैं। और इसका प्रकाशक है गंगा पुस्तक माला, लखनऊ। उसके बाद है संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद कवि, इसके भी आरंभिक 25 छंद पूछे जाते हैं, जो हालांकि कवित और छपे हैं। और ये वाणी वितान वाराणसी इसके प्रकाशक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आधुनिक काल में कौन-कौन सी, ये 5वीं इकाई और अंतिम इकाई है, इसमें आधुनिक काल में कौन-कौन सा पाठ दिया गया है, वो देखेंगे। इसमें कामायनी जयशंकर प्रसाद की, इसकी चिंता और श्रद्धा 2 पद ही, मतलब 2 सर्ग ही दिए गए हैं। राम की शक्ति पूजा पूरी की पूरी है, अंधेरे में पूरी की पूरी है। और गोदान और महाभोज 2 उपन्यास हैं, जो गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित है और महाभोज मंजू वर्मा द्वारा लिखित है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है, इसका भी इसमें वर्णन, इसका भी इसमें सवाल आता है, तो ये दिया हुआ है सिलेबस में। अब आधुनिक गद्य, निबंध और यात्रा वृतांत, इसमें निबंधों में 3 निबंध मुख्य रूप से रामचंद्र शुक्ल का सबसे इम्पोर्टेंट श्रद्धा और भक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, और कुबेरनाथ राय का राघव करुणो रसद। इसके बाद आती है यात्रा वृतांत की बारी, इसमें अमृतलाल वेगड़ की सौंदर्य की नदी नर्मदा, इसमें से भी 4 एक सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद कहानियां हैं, कहानियों में 7-8 सवाल आते हैं। कहानी आप ध्यान से पढ़िए, तो ये कहानियों के छोटे-छोटे पॉइंट को एक लाइन उठाकर दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किसका कथन है या किस कहानी से दिया गया है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, प्रेमचंद की कफन कहानी, जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी, अज्ञे की रोज कहानी, और रांगे राघव की गदर कहानी, आलम शाह खान की परागदास का सफर, ओम प्रकाश वाल्मीकि का सलाम, और ममता कालिया की आपकी छोटी बहन। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम जो आपको विजुअल्स ब्लूप्रिंट के द्वारा दिखाया गया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में पाठ्यक्रम सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आपको कोई भी, आप किसी भी टीचर से पूछेंगे तो वो आपको सबसे पहले यही बोलेंगे कि आप सबसे पहले पाठ्यक्रम को याद कर ले। याद करने का तात्पर्य है कि जब भी पढ़े तो आपके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए है, हाँ यही मेरे पाठ्यक्रम में है और इसका यही पैटर्न है, तो मैं किस तरीके से प्लानिंग से पढूं कि मेरे को
उसी हिसाब से अंक आए, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई-कोई बच्चे एक चीज़ को इतना पढ़ लेते हैं, बस उसमें इनपुट ज़्यादा लगा देते हैं, पर आउटपुट मिलता नहीं है, क्योंकि वो कम मार्क्स का ही पूछा जाता है। और इसकी बजाय हम छोटे-छोटे टॉपिक्स देखते हैं, उसमें ज़्यादा सवाल आ जाते हैं। इसका कारण यही है कि सिलेबस की संरचना को हम ध्यान से नहीं पढ़ते, और इसी कारण हमारा एग्ज़ाम में जो अंक हैं, वो कम आते हैं। इसलिए आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ें, याद करें। इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। और उसके बाद इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये मेरे द्वारा बनाया गया सामग्री अच्छी लगे तो, और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।